पैसा, ताकत और करोड़ों का साम्राज्य। उसके पास सब कुछ था, लेकिन जिस चीज से वो सबसे ज्यादा भागना चाहता था वही एक दिन उसके सामने आ खड़ी हुई। एक पुराना राज जिसने उसकी पूरी जिंदगी की तस्वीर बदल दी। आखिर वो राज क्या था? चलिए शुरू करते हैं टॉक्सिक की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है ग्रैंड सर्कस से, लेकिन आज यहां तालियों की जगह सिर्फ सन्नाटा है। आखिरी शो खत्म हो चुका है और सर्कस हमेशा के लिए बंद होने वाला है। इसी वीरान जगह पर नादिया अपने कमरे में तैयार हो रही है। उसकी आंखों में आंसू हैं और पास ही उसका छोटा बेटा जोकर की पोशाक में खड़ा है। बच्चा मां को परेशान देखकर पूछता है कि वह क्यों रो रही है और अब वे यहां क्यों नहीं रहेंगे। नादिया उसे समझाती है कि जल्द ही उसके डैडी उसे लेने आएंगे। बच्चा मां से अलग होने की बात सुनकर उसके साथ रहने की जिद करता है, लेकिन नादिया का जवाब उसके दिल का दर्द दिखा देता है। उसका पिता बच्चे को अपना सकता है, लेकिन नादिया को कभी नहीं। तभी बाहर गाड़ियों का काफिला आकर रुकता है और राया वहां पहुंचता है। बेटे के सामने नादिया अपना आखिरी कर्तव्य शुरू करती है, लेकिन यह कर्तव्य बाकी सभी से अलग है। वो खुद को विस्फोटक से बांधकर डेटोनेटर खींच देती है और पूरा सर्कस धमाके में तब्दील हो जाता है। बच्चा फिर भी तालियां बजाता है क्योंकि उसे लगता है मां ने कोई नया जादू दिखाया है। राया बच्चे को लेकर वहां से निकल जाता है, लेकिन रास्ते में मां की बातें सुन सुनकर उसका गुस्सा बेकाबू हो जाता है। वो बच्चे को खाई में धकेल देता है, मगर उसकी चीख सुनते ही खुद पानी में कूदकर उसे बचा लेता है। बच्चा आखिरी बार राया से अपने साथ रहने की गुहार लगाता है, लेकिन राया का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था, जिसे देख बच्चा वहां से भाग जाता है। राया उसे जाते हुए देखता रह जाता है और तभी कहानी हमें उसके अतीत की तरफ ले जाती है। साल था 1947, जगह थी गोवा। देश आजाद हो चुका है, अंग्रेज भारत से जा चुके हैं, लेकिन गोवा पर अभी भी पुर्तगाली शासन है। इस राजनीतिक उथल पुथल के बीच शहर में कई अपराधी गिरोह अपनी जड़ें मजबूत कर चुके हैं। इनमें सबसे ताकतवर नामों में से एक है सिल्वाडोर, जो अपने परिवार और अपने नेटवर्क के जरिए पूरे इलाके पर प्रभाव रखता है। दूसरी तरफ फर्नांडिस है, जिसके परिवार का राया के परिवार से पुराना संघर्ष चल रहा है। फर्नांडिस ने धोखे से राया के पिता का पूरा साम्राज्य अपने कब्जे में ले लिया था। इस विश्वासघात का जवाब राया और उसकी बड़ी बहन गंगा ने फर्नांडिस के बेटों को खत्म करके दिया। अब फर्नांडिस अपने परिवार पर हुए हमले का हिसाब लेने के लिए सिल्वाडोर की मदद चाहता है। वो अपने बड़े भाई से मिलने पहुंचता है, लेकिन उसे सीधे अंदर जाने नहीं दिया जाता। गेट पर एलिजाबेथ उसे रोकती है, जो सिल्वाडोर की बेहद करीबी महिला है और जिसका छोटा भाई टोनी भी उसके साथ रहता है। फर्नांडिस साफ कहता है कि उसके बेटे का अंतिम संस्कार होने वाला है और वो किसी नए झगड़े को जन्म नहीं देना चाहता। वो चाहता है कि सिल्वाडोर को उसके भाई की तरफ से बुलावे की जानकारी दे दी जाए। इसके बाद कहानी हमें उसी अंतिम संस्कार तक ले जाती है। फर्नांडिस अपने बेटे की कब्र के पास खड़ा है। माहौल पूरी तरह शांत है, लेकिन यह शांति ज्यादा देर नहीं टिकती। कब्रिस्तान के रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, बाहर से किसी के आने की गुंजाइश नहीं छोड़ी जाती। तभी दूर से एक पुरानी टैक्सी दिखाई देती है। टैक्सी आकर लोगों के पास रुकती है और उसमें से एक बूढ़ा आदमी उतरता है। देखने में वो बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन उसके कदमों के पीछे एक भयानक योजना छिपी है। वो आसपास विस्फोटक बिछाता है और जैसे ही सब कुछ तैयार होता है, जोरदार धमाका हो जाता है। कुछ ही सेकंड में पूरा इलाका अफरा तफरी में बदल जाता है और इसी अराजकता के बीच गंगा अपनी गैंग के साथ फर्नांडिस के आदमियों पर टूट पड़ती है। गोलियां चलती हैं, लोग गिरते हैं और गंगा अपने भाई के लिए रास्ता साफ करती जाती है, लेकिन दुश्मनों की संख्या ज्यादा है और कुछ समय बाद गंगा के लोग दबने लगते हैं। तभी वो शख्स आता है जिसका इंतजार दर्शक कर रहे थे, राया। उसकी एंट्री होते ही माहौल बदल जाता है। वो सिर्फ लड़ने नहीं आता, बल्कि जैसे पूरे मैदान का नियंत्रण अपने हाथ में लेने आता है। उसके सामने आने वाले लोग एक एक करके गिरते जाते हैं। राया और गंगा मिलकर फर्नांडिस के पूरे नेटवर्क को तहस नहस कर देते हैं। तभी सिल्वाडोर वहां पहुंचता है। अपने भाई को बचाने के लिए वो पूरे इलाके में इतनी भारी गोलीबारी करवाता है कि राया और उसके लोगों को पीछे हटना पड़ता है। अंत में सिल्वाडोर राया के सिर पर बंदूक रखकर पूछता है कि मरने से पहले उसकी कोई आखिरी इच्छा है। राया बिना घबराए जवाब देता है कि उसकी इच्छा है फर्नांडिस को जलाया जाए और उसकी राख से वो आखिरी बार धुआं खींचे। लेकिन सिल्वाडोर साफ कर देता है कि वो किसी के पारिवारिक बदले में दिलचस्पी नहीं रखता। राया तब बताता है कि यह बदला उसके पिता के लिए नहीं है, ये उसकी बहन गंगा के लिए है, और अगले ही पल गंगा फर्नांडिस को खत्म कर देती है। यहां कहानी फिर पीछे जाती है और हमें राया तथा गंगा के बचपन की जड़ दिखाई जाती है।
राया के जन्म के दिन ही उसकी जिंदगी खून से शुरू हुई थी। उसकी मां का अपने मायके वालों के प्रति झुकाव इतना ज्यादा था कि उसने अपने ही पति की हत्या कर दी। नवजात राया ने दुनिया में कदम रखते ही अपने पिता का खून देखा। बाद में उसकी मां ने गंगा को भी गलत रास्ते पर धकेलने की कोशिश की और उसे एक कोठे तक बेचने की तैयारी कर दी। राया ने पहले अपनी मां को खत्म किया और फिर उस आदमी को भी मार डाला जिसके हाथों उसकी बहन को बेचा जाना था। इसके बाद गंगा ही उसकी मां, पिता और पूरा परिवार बन गई। राया जब भूखा होता तो गंगा कहीं चली जाती और उसके लिए खाना लेकर लौटती। उसने कभी नहीं पूछा कि वो खाना कहां से आया। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसकी बहन ने खुद को कुर्बान करके उसे बड़ा किया है। यही वजह है कि राया के लिए गंगा की बात किसी आदेश से कम नहीं थी। वर्तमान में गंगा राया से पूछती है कि सिल्वाडोर ने उन्हें आखिर जिंदा क्यों छोड़ा। राया समझाता है कि यह उसके पिता के प्रति कोई वफादारी नहीं थी। सिल्वाडोर को गोल्ड रूट चाहिए था और वो जानता था कि इस इलाके में व्यापार का रास्ता खोलने की क्षमता सिर्फ राया और गंगा में है। उसने दोनों को जिंदा रखकर अपना रास्ता सुरक्षित किया था। अब राया सिल्वाडोर के लिए काम करने लगता है। उसकी गैंग अलग अलग इलाकों में रास्ते खोलती है, व्यापार के चैनल बनाती है और धीरे धीरे राया का प्रभाव बढ़ने लगता है। लेकिन उसकी कामयाबी ही उसके खिलाफ साजिशों का कारण बनने लगती है। सिल्वाडोर के पुराने साथी महसूस करते हैं कि एक बाहरी आदमी धीरे धीरे उनके पूरे नेटवर्क में अपनी जगह बना रहा है। इसी दौरान चीन से कुछ कारोबारी राया से मिलने आते हैं। वे उसे बताते हैं कि अगला बड़ा खेल कैसीनो का है और इसके लिए उसे चीन आना चाहिए। राया फिलहाल यह प्रस्ताव ठुकरा देता है। दूसरी तरफ सिल्वाडोर की बेटी रेबेका की नजर राया पर पड़ चुकी है। एक महफिल में राया ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया था जिसने उसके अहंकार को चोट पहुंचाई, लेकिन शायद उसी वजह से उसका ध्यान भी राया की तरफ खिंच गया। एक छोटे से पल में रेबेका उससे लाइटर मांगती है। राया अपनी सिगरेट जलाकर लाइटर फेंक देता है। रेबेका उसे उठाती है और वहीं से दोनों के बीच एक अजीब आकर्षण शुरू हो जाता है। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ती हैं और यह रिश्ता सिर्फ आकर्षण तक सीमित नहीं रहता। राया और रेबेका करीब आने लगते हैं। ये बात सिल्वाडोर और गंगा दोनों तक पहुंच जाती है। गंगा का सपना साफ है, वो अपने भाई को पूरे सिंडिकेट की सबसे ऊंची जगह पर देखना चाहती है। दूसरी तरफ सिल्वाडोर के पार्टनर्स राया को खतरे की तरह देखने लगते हैं। वे सिल्वाडोर से कहते हैं कि उनकी वफादारी उसके परिवार से है, किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं। तब सिल्वाडोर ऐसा फैसला करता है जो कई लोगों की सोच बदल देता है। वो कहता है कि राया अब बाहरी नहीं रहा क्योंकि उसकी बेटी रेबेका की शादी उससे होगी। लेकिन असली खेल अभी शुरू होना बाकी है। शहर में नया सर्कस आता है और उसकी सबसे बड़ी आकर्षण होती है नादिया। राया पहली बार उसे देखता है और कुछ पल के लिए जैसे आसपास की दुनिया भूल जाता है। उसे अंदाजा भी नहीं कि यही मुलाकात आगे उसकी पूरी जिंदगी का रास्ता बदल देगी। उधर एलिजाबेथ और टोनी राया तथा गंगा को खत्म करने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने सर्कस के एक आदमी विक्टर को अपने साथ मिला लिया है। पुर्तगाली सरकार की भी मदद ली जाती है क्योंकि राया अब किसी के नियंत्रण में नहीं रहना चाहता। सरकार भी उससे परेशान है, लेकिन सिल्वाडोर के संरक्षण की वजह से सीधे उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रही। इसलिए फांसी की सजा पाए कुछ कैदियों को इस्तेमाल करने की योजना बनती है। उनके चेहरों पर मुखौटे लगाए जाते हैं और सर्कस के करतब के बीच उन्हें हमला करने के लिए भेजा जाता है। विक्टर अंदर से पूरा ऑपरेशन संभालने वाला है, जबकि एलिजाबेथ और टोनी दूर बैठकर राया की मौत देखने का इंतजार करते हैं। शो शुरू होता है। दर्शक तालियां बजा रहे हैं और सर्कस अपनी पूरी रफ्तार में है। लेकिन नादिया जैसे ही मंच पर आती है, राया की नजर उसी पर टिक जाती है। शो खत्म होने के बाद नादिया अपने कमरे की तरफ जाती है और राया उसके पीछे पहुंच जाता है। तभी उसे एक जोकर संदिग्ध तरीके से अपनी तरफ आता दिखाई देता है। राया तुरंत खतरा समझ जाता है। वो बंदूक निकालता है। सामने वाला भी हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन राया उससे पहले उसे खत्म कर देता है। इसके बाद जब वो सर्कस के अंदर देखता है तो वहां कई लोग मारे जा चुके होते हैं। अब उसे समझ आता है कि यह सिर्फ एक हमला नहीं था, सिल्वाडोर को भी निशाना बनाया गया है। राया गोलीबारी के बीच सिल्वाडोर को बचाता है। सिल्वाडोर घायल होता है लेकिन जिंदा रहता है। अब राया का अगला काम है गद्दार को ढूंढना। सबसे पहले उसकी नजर नादिया पर जाती है। वो उससे विक्टर के बारे में पूछता है। नादिया कहती है कि विक्टर मर चुका है और उसे उसके बारे में कुछ नहीं पता। राया सवाल बदलता है और उससे उसके काम के बारे में पूछता है। राया उसे वहीं खत्म नहीं करता। वो सिर्फ इतना कहता है कि वो दोबारा लौटेगा और अगर तब तक उसे सही जवाब नहीं मिला तो नतीजा बहुत बुरा होगा। इसी बीच एलिजाबेथ रेबेका के दिमाग में शक भरती है। वो कहती है कि राया हर किसी पर गोली चला देता है, लेकिन नादिया को उसने जिंदा छोड़ दिया। यही बात रेबेका को अंदर तक जला देती है।
नादिया को पकड़कर लाया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है। गंगा भी वहां मौजूद है। नादिया से सच्चाई निकलवाने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो कुछ स्वीकार नहीं करती। रेबेका गुस्से में टोनी को उसे जलाने का आदेश देती है। टोनी उसके ऊपर शराब डालता है और आग लगाने वाला होता है, तभी राया पहुंच जाता है। टोनी जैसे ही राया के साथ बदसलूकी करता है, राया उसे जमीन पर गिराकर चेतावनी देता है कि वो अपनी सीमा ना भूले। इसके बाद राया खुद नादिया के पास जाता है। नादिया अपने कपड़े उतारकर और खुद को घायल करके अपनी वफादारी साबित करने की कोशिश करती है। राया उसे रोकता है और समझ जाता है कि वो सिर्फ किसी को बचाने के लिए ऐसा कर रही है। आखिरकार नादिया विक्टर का एक रहस्य बताती है। विक्टर का जुड़वा भाई था। सर्कस के करतब के दौरान ऊपर दिखाई देने वाला आदमी विक्टर होता, जबकि कपड़े के नीचे छिपा उसका भाई काम करता था। यानी जिस विक्टर को सब मर चुका समझ रहे थे, उसके भाई के जिंदा होने की संभावना है। राया इस जानकारी को इस्तेमाल करके असली गद्दार तक पहुंचने का फैसला करता है। इसके बाद टोनी को पकड़ लिया जाता है और बुरी तरह पूछताछ की जाती है। एलिजाबेथ वहां पहुंचती है और सिल्वाडोर भी मौजूद होता है। राया और गंगा उसे बताते हैं कि टोनी सब कुछ जानता है। जब टोनी को सामने लाया जाता है तो वो अपनी बहन को बचाने के लिए पूरा दोष खुद पर ले लेता है। वो कहता है कि राया को इतना ऊपर चढ़ा दिया गया था कि उसे ये सब करना पड़ा। वो अपनी बहन को निर्दोष बताता है। गंगा तब एक ऐसा फैसला सुनाती है जो एलिजाबेथ के लिए जिंदगी भर का घाव बन जाता है। अगर वो सच में निर्दोष है तो उसे अपनी वफादारी साबित करनी होगी। गंगा एलिजाबेथ के हाथ में चाकू रख देती है और अपने ही भाई टोनी को मारने के लिए मजबूर कर देती है। जिस भाई से वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी, उसी के शरीर में चाकू उतारते हुए एलिजाबेथ टूट जाती है। लेकिन उसके अंदर राया के खिलाफ बदले की आग अब और भी गहरी हो चुकी है। उधर राया और नादिया का रिश्ता भी अब छिपा नहीं रहता। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती हैं और राया पहली बार अपने अतीत का वो हिस्सा नादिया को बताता है जिसे उसने दुनिया से छिपा कर रखा था। वो बताता है कि उसकी मां ने उसके पिता को मारा, गंगा को बेचने की कोशिश की और फिर उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वो स्वीकार करता है कि गंगा ने उसे अकेले पाला है। वो साफ कहता है कि गंगा उसके लिए सिर्फ बहन नहीं, उसकी पूरी दुनिया है। इसी वजह से नादिया के साथ उसका प्यार जितना बढ़ता है, उतना ही बड़ा सवाल भी सामने खड़ा होता है। क्या राया अपने सबसे बड़े रिश्ते को बचाएगा या उस इंसान को चुनेगा जिसे वो सच में प्यार करने लगा है? राया और नादिया का रिश्ता अब पूरे शहर की चर्चा बन चुका है। लोग बातें करने लगे हैं और ये बात रेबेका के लिए किसी जहर से कम नहीं। वो राया को सामने से कहती है कि वो एक ऐसा इंसान है जो कभी किसी एक औरत के लिए नहीं रुक सकता। राया उसके आरोप से इनकार नहीं करता। वो कहता है कि वो जैसा है वैसा ही है और जो उसे सही लगता है वही करेगा। वो रेबेका के साथ बिताए समय को भी झूठ नहीं बताता, लेकिन ये भी नहीं समझा पाता कि उसका दिल नादिया की तरफ क्यों खिंच गया। सिल्वाडोर भी अब साफ चेतावनी देता है कि राया का रिश्ता उसकी बेटी से तय हो चुका है। वो बाहर चाहे जो करे, लेकिन उसकी बेटी की जिंदगी में किसी और को जगह नहीं मिलनी चाहिए। वो ये भी कहता है कि अगर उसकी बेटी की आंखों में दोबारा आंसू आए तो उसका कारण बनने वाले के साथ वो क्या करेगा, इसका अंदाजा राया को खुद होना चाहिए। दूसरी तरफ गंगा नादिया से मिलती है। वो उसे समझाती है कि उसके भाई से दूर हो जाए। गंगा के लिए यह सिर्फ ईर्ष्या नहीं है, उसने अपने भाई की जिंदगी को एक मिशन बनाया है और उसे लगता है कि नादिया का प्यार उस मिशन को खत्म कर देगा। नादिया जवाब देती है कि अगर गंगा ने कभी सच्चा प्यार किया होता तो शायद वो उसकी मजबूरी समझ पाती। गंगा उसे कठोर शब्दों में बताती है कि वो राया को नहीं जानती। उसके लिए नादिया प्यार नहीं, एक ऐसी चीज है जो राया को कमजोर कर सकती है। वो कहती है कि उसने अपने भाई को खुद पाला है और अब वो उसकी जिंदगी को किसी रिश्ते के कारण बर्बाद नहीं होने देगी। कुछ समय बाद गंगा अपने भाई से भी बात करती है। वो उसे समझाती है कि अगर वो नादिया के पीछे गया तो उनका पूरा खेल खत्म हो जाएगा। राया के सामने अब दो रास्ते हैं। एक तरफ वो औरत है जिसके साथ उसे पहली बार अपने अतीत से बाहर आने का एहसास होता है। दूसरी तरफ वो बहन है जिसके लिए वो अपनी जान तक दे सकता है। आखिरकार राया गंगा की बात मान लेता है और रेबेका का भरोसा दोबारा जीतने लगता है। शादी की तारीख तय हो जाती है, लेकिन उसी समय एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जिसे छिपाना अब संभव नहीं है। नादिया गर्भवती है और बच्चे का पिता राया है। नादिया को अपने बच्चे के साथ दूर ले जाने की कोशिश की जाती है, लेकिन सिल्वाडोर उसे पकड़कर वापस ले आता है। वो राया के सामने साफ कहता है कि इस बच्चे की वजह से उसके परिवार की बदनामी होगी और वो नादिया तथा उसके बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ेगा। राया के अंदर फिर से तूफान उठता है।
लेकिन गंगा इस बार उसे फैसला खुद लेने के लिए कहती है। वो भाई को समझाती है कि असली ताकत सिर्फ राजा बनकर बैठने में नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर राजा को हटाकर खुद अपनी गद्दी बनाने में है। राया को अब समझ आ जाता है कि जिस व्यवस्था के लिए वो इतने समय से खुद को रोक रहा था, वही व्यवस्था अब उसके प्यार और बच्चे को खत्म करने वाली है। वो फैसला करता है। एक ही झटके में वो सिल्वाडोर के खिलाफ खड़ा हो जाता है। उसके सामने मौजूद लोगों को खत्म करता है और सिल्वाडोर को भी मार देता है। लेकिन जैसे ही राया और रेबेका आमने सामने आते हैं, रेबेका उसे कई गोलियां मार देती है। राया जवाब में गोली नहीं चलाता, वो अपनी बंदूक नीचे कर देता है। तभी गंगा रेबेका के सिर में गोली मार देती है। रेबेका वहीं खत्म हो जाती है और गंगा घायल राया को लेकर भागने लगती है। अब सिल्वाडोर के बचे हुए लोग और एलिजाबेथ दोनों राया के पीछे हैं। एलिजाबेथ के लिए यह सिर्फ अपने भाई टोनी का बदला नहीं, अब उसके सामने रेबेका की मौत भी है। गंगा पीछा करने वालों को रोकने के लिए पीछे रुकती है और राया को अपने लोगों के साथ आगे भेज देती है। कुछ समय तक वो सबको रोकती है, लेकिन आखिरकार दुश्मन उसे पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ नादिया को भी पकड़कर लाया जाता है। एलिजाबेथ उसके हाथ में बंदूक देती है और कहती है कि अगर उसने गंगा को नहीं मारा तो उसके पेट में पल रहे बच्चे को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन गंगा ये देखकर मुस्कुराती है। वो नादिया से कहती है कि वो उसे गोली मार दे, क्योंकि राया उससे सच्चा प्यार करता है और यही बच्चा उनके प्यार की निशानी है। अगर गंगा जिंदा रही तो राया अपने अतीत में फंसा रहेगा। नादिया गोली नहीं चला पाती। गंगा बार बार उसे उकसाती है कि उसे खत्म कर दे, क्योंकि अब उसे अपनी जिंदगी से मुक्ति चाहिए। आखिर नादिया ट्रिगर दबा देती है। गंगा मर जाती है। एलिजाबेथ के चेहरे पर संतोष आ जाता है। वो नादिया से कहती है कि अब जब भी राया उसे देखेगा, उसे उसके शरीर पर गंगा का खून नजर आएगा। वो कभी उसे दिल से स्वीकार नहीं कर पाएगा। नादिया की जिंदगी भी अब उसी दर्द के साथ आगे बढ़ेगी और उसका बच्चा पिता के बिना बड़ा होगा। इसके बाद राया अपनी चोटों से उबरता है और दोबारा अपनी सत्ता खड़ी करता है। वो पुर्तगाली इलाके में मौजूद अपने दुश्मनों को खत्म करता है और चीन से आए पुराने प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। चीन पहुंचकर वो निकोलस के लिए काम शुरू करता है। वहां उसके सामने बड़े बड़े गैंग होते हैं जो निकोलस के खिलाफ खड़े हैं। राया एक एक करके उन्हें खत्म करता है और धीरे धीरे चीन के अपराध जगत में अपना प्रभाव बना लेता है। निकोलस के साथ उसका कारोबार बढ़ता है और कैसीनो का नेटवर्क फैलता जाता है। पैसा, शराब, औरतें और ताकत, राया के पास सब कुछ आ जाता है। बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी सफल लगती है, लेकिन अंदर से वो लगातार अपने अतीत में फंसा हुआ है। नादिया और गंगा दोनों उसके दिमाग से कभी नहीं निकलती। उसने गंगा की बात मानकर नादिया को खो दिया था और अब वो उस फैसले से भाग नहीं सकता। इसी बीच उसका एक करीबी दोस्त उसे खबर देता है कि पुर्तगाली गोवा से जा चुके हैं। अब समय आ गया है कि वे वापस गोवा लौटें और वहां अपना कारोबार दोबारा फैलाएं। लेकिन राया की जिंदगी में एक और चेहरा लौट चुका है, वही बच्चा जिसे वो सालों पहले सर्कस के बाहर छोड़ आया था। कहानी फिर उसी शुरुआती घटना पर लौटती है। नादिया का धमाका, बच्चे का अपने पिता का स्वागत करना, राया का उसे गाड़ी में बैठाकर ले जाना और फिर खाई की तरफ ढकेल देना। बच्चा पानी में गिरते हुए उसे पुकारता है और राया उसे बचाने के लिए कूदता है। इसके बाद कहानी में समय तेजी से आगे बढ़ता है। राया का साम्राज्य भारत और चीन दोनों जगह फैल चुका है। निकोलस के साथ उसका कैसीनो का कारोबार शानदार चल रहा है, लेकिन राया खुद धीरे धीरे शराब, औरतों और नशे में डूबता जाता है। उसका कारोबार उसके करीबी लोग संभाल रहे हैं और राया खुद अपने अतीत से भागने के लिए खुद को लगातार नशे में रखता है। तभी उसकी जिंदगी में मेलिसा आती है। एक दिन वो राया के बंगले पर पहुंचती है। उसके पिता ने राया के कैसीनो में सब कुछ खो दिया था। उसने घर तक बेच दिया और आखिरकार आत्महत्या कर ली। मेलिसा अपने पिता की मौत का बदला लेने आई है। उसके शरीर पर बम बंधा है। राया उसके सामने खड़ा रहता है। वो मौत से डरता नहीं, लेकिन जब उसे समझ आता है कि मेलिसा खुद भी मरना नहीं चाहती, तो वो बम का ट्रिगर खुद दबाकर उसे बचा लेता है और विस्फोटक दूर फेंक देता है। मेलिसा बाद में फिर उसकी जिंदगी में लौटती है। दोनों के बीच रिश्ता बनता है और कुछ समय बाद वो राया के बच्चे की मां बन जाती है। उसका एक बेटा होता है जो राया को पिता कहकर बुलाता है। बाहर से राया के पास अब एक नया परिवार है, लेकिन उसके अतीत की एक और परछाई लगातार उसके आसपास घूम रही है। नादिया का बेटा बड़ा हो चुका है। उसने अपना नाम टिकट रखा है। बचपन से उसने अपनी मां के सर्कस के शो के टिकट बेचते हुए अपनी पहचान बनाई थी
और उसी नाम को उसने अपने ऊपर रख लिया। लेकिन टिकट के अंदर सिर्फ एक बच्चे का दुख नहीं, बदले की आग पल रही है। उसकी नजर में उसकी मां की मौत के लिए सिर्फ एक आदमी जिम्मेदार है, राया। उसे यह भी पता है कि राया ने उसे कभी अपना नहीं माना और उसे छोड़ दिया। टिकट का मकसद सिर्फ अपने पिता को मारना नहीं है, वो राया की पूरी विरासत मिटाना चाहता है। वो राया के नए परिवार को भी खत्म करना चाहता है, क्योंकि उसके लिए ये वही जिंदगी है जो उसकी मां को कभी नहीं मिली। धीरे धीरे टिकट राया के साम्राज्य पर हमला शुरू करता है। कैसीनो उड़ाए जाते हैं, पैसा लूटा जाता है और राया के नेटवर्क में एक के बाद एक दरार पड़ने लगती है। इतना ही नहीं, निकोलस के कारोबार पर भी टिकट का प्रभाव बढ़ता जाता है। निकोलस इस स्थिति से नाराज है और राया से कहता है कि वो इस लड़के को रोके। लेकिन समस्या यह है कि राया टिकट को पकड़ ही नहीं पा रहा। वो उसे एक ऐसे साए की तरह तलाश रहा है जो हर बार उसके सामने से गायब हो जाता है। तभी टिकट निकोलस के बेटे को मार देता है। अब मामला व्यक्तिगत हो जाता है। निकोलस के लिए टिकट सिर्फ राया का दुश्मन नहीं, उसके परिवार का हत्यारा है। वो राया पर दबाव डालता है कि अगर उसने टिकट को नहीं रोका तो अगला निशाना खुद राया होगा। दूसरी तरफ क्रिसमस की रात एक बेहद अजीब घटना होती है। टिकट सांता के भेष में राया के घर में घुसता है। राया सो रहा है, लेकिन अचानक उसे किसी की मौजूदगी महसूस होती है। वो हथियार उठाता है और टिकट वहां से भागता है। राया उसके पीछे गोलियां चलाता है। उसका मकसद सिर्फ हमलावर को पकड़ना नहीं, अपने परिवार को बचाना है। मेलिसा डर जाती है और कहती है कि वो अपने बच्चे को लेकर चली जाएगी। राया उसे जाने नहीं देता। वो कहता है कि अगर वो कहीं जाएगी तो बच्चे को साथ नहीं ले जा सकती। हालात इतने तनावपूर्ण हो जाते हैं कि राया गोली चलाने वाला होता है, लेकिन उसका करीबी दोस्त अचानक उसकी बंदूक ऊपर कर देता है और गोली परिवार को नहीं लगती। इसके बाद बंगले से निकलते ही टिकट मेलिसा और उसके बच्चे को अगवा कर लेता है। राया उनका पीछा करता है, लेकिन टिकट उसे भी रास्ते में घायल करके बेहोश कर देता है। जब राया होश में आता है तो वो खुद को एक बर्फीले इलाके में पाता है। सामने टिकट है। अब पिता और बेटे की पहली असली भिड़ंत शुरू होती है। टिकट राया को उसके पुराने अपराध गिनाता है। वो कहता है कि उसकी मां की मौत के पीछे वही है। राया के कारण गंगा भी मरी। टिकट की पूरी जिंदगी उस नफरत में बनी है जो उसने बचपन से अपने पिता के लिए पाल रखी थी। राया गुस्से में टिकट पर टूट पड़ता है, लेकिन टिकट उसके बेटे को बर्फ के एक टूटते हुए हिस्से पर डाल देता है। बच्चा नीचे गिरने वाला है। राया अपनी जान की परवाह किए बिना वहां पहुंचता है और उसे बचा लेता है। टिकट दूर खड़ा मुस्कुराता रहता है। वो जानता है कि अब असली लड़ाई शुरू हो चुकी है। इसके बाद दोनों के बीच हाथापाई होती है। टिकट जितना हमला करता है, राया उतनी ही ताकत से जवाब देता है। आखिर में राया उसे बुरी तरह पीट देता है, लेकिन उसे मार नहीं पाता। शायद इसलिए क्योंकि उसके चेहरे में उसे नादिया दिखाई देती है। राया उससे पूछता है कि वो उसकी जिंदगी में वापस क्यों आया। टिकट जवाब देता है कि उसकी मां की जिंदगी खत्म करने के बाद राया कैसे सोच सकता है कि वो आराम से जी पाएगा। वो उसे चेतावनी देता है कि वो उसके सामने उसकी नई पत्नी और बेटी को खत्म करेगा। राया गुस्से में कहता है कि उसकी मां की वजह से उसकी बहन की जिंदगी खत्म हुई, इसलिए उसे उससे नफरत करने का पूरा हक है। लेकिन टिकट एक ऐसा जवाब देता है जो राया की पूरी सोच को चुनौती देता है। वो कहता है कि गंगा उसकी मां की वजह से नहीं मरी, गंगा राया की वजह से मरी, क्योंकि राया ने उस समय अपनी आंखों के सामने मौजूद सच्चाई को देखने से इनकार कर दिया था। टिकट कहता है कि उसकी मां ने सालों तक राया का इंतजार किया था। उसे उम्मीद थी कि राया एक दिन वापस आएगा, लेकिन वो वापस नहीं आया। उसने अपनी बहन के नाम पर अपनी पूरी जिंदगी छोड़ दी और नादिया को अपराधी समझ लिया। उधर दूसरी तरफ निकोलस के लोग राया के नेटवर्क पर हमला कर रहे हैं। राया के लोग उनसे लड़ रहे हैं और पूरा साम्राज्य कई दिशाओं से टूट रहा है। इसी दौरान मेलिसा को होश आता है। वो अपने बेटे को लेकर वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन रास्ते में निकोलस के लोग उन्हें पकड़ लेते हैं। राया को अब अपने बेटे और मेलिसा दोनों को बचाना है, लेकिन उससे पहले उसे टिकट के सामने अपने सबसे बड़े अपराध को स्वीकार करना पड़ता है। वो टिकट से कहता है कि उस दिन वो समझ नहीं पाया था कि क्या करना चाहिए। उसे वापस नादिया के पास जाना चाहिए था। उसे परिस्थितियों को समझना चाहिए था। उसने अपनी बहन के प्यार और उसके प्रति वफादारी में इतना कुछ खो दिया कि नादिया को ही हर समस्या की जड़ मान लिया। राया पहली बार अपने बेटे से माफी मांगता है। वो कहता है कि अगर संभव हो तो टिकट उसे माफ कर दे, लेकिन कहानी अभी उसे माफी का अधिकार देने वाली नहीं है। राया अपने परिवार को बचाने निकलता है। वो दुश्मनों से लड़ता है और कई लोगों को खत्म कर देता है,
लेकिन एक समय ऐसा आता है जब दुश्मन उस पर भारी पड़ने लगते हैं। तभी टिकट वापस आता है और उन लोगों को खत्म कर देता है। कुछ ही पलों के लिए पिता और बेटा एक ही तरफ खड़े दिखाई देते हैं, लेकिन उनके बीच का हिसाब अभी बाकी है। राया मेलिसा को छोड़कर अपने बेटे को लेकर गाड़ी में बैठ जाता है। मेलिसा अपने बच्चे को साथ ले जाना चाहती है, लेकिन राया उस पर भी भरोसा नहीं करता। वो अपने बेटे को खुद लेकर जाना चाहता है। कुछ दूरी तय करने के बाद टिकट सामने आता है। वो राया से कहता है कि उसे भी अपने साथ ले चले। उसे भी पिता का प्यार चाहिए, उसकी मां नहीं रही और अब वो अकेला है। लेकिन राया उसे स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। वो कहता है कि वो उसे साथ नहीं ले जा सकता। उसकी लड़ाई अब खुद से है और टिकट को अपनी जिंदगी अलग बनानी चाहिए। वो सिर्फ अपनी गलती की माफी मांग सकता है। ये जवाब टिकट के अंदर फिर गुस्सा भर देता है। वो कहता है कि जिंदगी के हर फैसले राया ही क्यों करेगा। वो बंदूक निकालकर राया पर गोली चला देता है। राया जमीन पर गिर जाता है। गाड़ी में बैठा बच्चा अपने पिता को पुकारता है। राया उठता है और उसे अपनी तरफ बुलाता है, लेकिन तभी टिकट बच्चे को पकड़ लेता है और उसके गले पर हाथ रखकर खड़ा हो जाता है। राया तुरंत अपने बेटे को बचाने के लिए आगे बढ़ता है और उसे अपनी मां के पास जाने के लिए कहता है। तभी कहानी अचानक अपनी सबसे बड़ी सच्चाई खोलने के लिए पीछे जाती है और जो कुछ अब तक हमने देखा था उसका मतलब पूरी तरह बदल जाता है। अब हमें उस रात का पूरा सच दिखाई देता है जब ग्रैंड सर्कस में नादिया ने खुद को विस्फोट में खत्म किया था। उसके बाद राया अपने बेटे टिकट को गाड़ी में बैठाकर खाई की तरफ ले गया था। उसने गाड़ी पानी में गिरा दी। बच्चा डैडी डैडी चिल्लाता रहा और उसे बचाने के लिए राया भी नीचे कूद गया, लेकिन पानी के अंदर राया का सिर एक पत्थर से टकराया। वो बेहोश हो गया और अपने बच्चे को बचा नहीं पाया। किसी तरह राया खुद पानी से बाहर निकला, लेकिन उसके दिमाग ने उस घटना को स्वीकार नहीं किया। उसे लगा कि उसका बेटा बच गया है और वो उसके सामने खड़ा है। उसे ऐसा महसूस होता है कि टिकट अभी भी उसे डैडी कहकर बुला रहा है और उसकी मां की बातें सुना रहा है। राया ने गुस्से में बंदूक उस बच्चे पर तान दी, लेकिन असलियत में उसके सामने कोई बच्चा था ही नहीं। वहां सिर्फ खाली जगह थी। यहीं से उसकी मानसिक स्थिति टूटने लगती है। वो टिकट को ढूंढता है, उससे लड़ता है, उसे मारता है, उसके पीछे भागता है, लेकिन टिकट वास्तव में मौजूद नहीं था। वो खुद अपनी कल्पना में अपने बेटे को एक ऐसे दुश्मन के रूप में देख रहा था जिससे उसे बदला लेना है। यानी जिस टिकट को हम इतने समय से एक खूंखार अपराधी समझ रहे थे, वो असल में राया के टूटे हुए दिमाग की बनाई हुई पहचान थी। राया ने जिन लड़ाइयों में टिकट से मुकाबला किया वो अकेला था। जिन हमलों में उसे टिकट दिखाई देता था, वहां भी वो खुद ही अपने साम्राज्य को नुकसान पहुंचा रहा था। उसके आसपास के लोग समझ चुके थे कि राया मानसिक रूप से टूट चुका है, लेकिन राया खुद इस सच्चाई से भाग रहा था। उसने टिकट का चेहरा पहनकर अपने ही अपराधों को दुश्मन बना लिया था। वो खुद को सजा देना चाहता था, लेकिन उसे लगता रहा कि वो अपने बेटे से लड़ रहा है। इसीलिए टिकट बार बार उसकी मां गंगा और उसके पुराने फैसलों की बातें करता है। ये सब असल में राया के भीतर दबे अपराध बोध की आवाज थी। इसी दौरान हम उस अंतिम संघर्ष की तरफ बढ़ते हैं जहां राया अपने इलाके में पहुंचता है और वहां निकोलस अपने लोगों के साथ मौजूद है। निकोलस ने राया के कई करीबी लोगों को खत्म कर दिया है। राया जब अपने लोगों को मरा हुआ देखता है तो उसके भीतर बची हुई आखिरी ताकत भी गुस्से में बदल जाती है। लेकिन अब उसके आसपास सिर्फ दुश्मन नहीं है, उसे हर तरफ जोकर दिखाई देने लगते हैं। ये वही जोकर हैं जो उसके अतीत और सर्कस की यादों से जुड़े हैं। वो उन्हें रोकता है, उनसे लड़ता है और आखिरकार निकोलस के खिलाफ मिसाइल का इस्तेमाल करता है। धमाका होता है और निकोलस खत्म हो जाता है। इसके बाद शोर धीरे धीरे शांत होने लगता है। राया अकेला खड़ा है। इतने खून, इतने सालों और इतने फैसलों के बाद भी उसके पास अब कुछ बचा नहीं है। तभी उसे अपने सामने एक छोटा बच्चा दिखाई देता है। वही बच्चा जिसे उसने पहली बार सर्कस के बाहर देखा था। वही मासूम टिकट जो उसे डैडी कहकर बुलाता था। राया उसे पहचान लेता है। इस बार उसके अंदर गुस्सा नहीं है। वो बच्चे को अपनी तरफ आने के लिए कहता है। बच्चा दौड़ता हुआ उसकी ओर बढ़ता है। राया अपने हाथ फैलाता है जैसे जिंदगी में पहली बार वो अपने बेटे को सच में अपनाने वाला हो। लेकिन तभी मौसम अचानक बदलता है। चारों तरफ बर्फीला तूफान उठता है। सफेद बर्फ धीरे धीरे पूरे इलाके को ढकने लगती है। राया उसी तूफान में खड़ा रहता है और फिर उसका शरीर उस सफेदी में गायब होने लगता है। जिस इंसान ने पूरी जिंदगी दुनिया को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की, आखिर में वो अपने ही अतीत के सामने हार जाता है और यहीं राया की कहानी खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों, यही थी टॉक्सिक की कहानी। अगर आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही नई और इंटरेस्टिंग कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।